प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वर्ण या अक्षर इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि आखिर वर्ण या अक्षर है क्या। प्राचीन काल में जब वर्णों की खोज नहीं हुई थी तो लोग उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाया था, लेकिन जब इसकी खोज हुई तो लोगों ने लिपिबद्ध किया और बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ लिखने लगे और तरह तरह की लिपियों का खोज करके उसको जो है अक्षर को स्थायी कर दिया। और फिर आज तक हम लोग भारतवर्ष में देवनागरी लिपि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ऐसे देश हैं, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम, सभी जगह देश विदेश में भी बहुत ऐसी भाषाएं हैं जिन्होंने कि हमारे लिपियों का ही नकल किया, कहीं न कहीं मिलता जुलता है। प्राचीन काल के जो राजा थे उन्होंने भी इसका प्रयोग किया है, ठीक है ना। आप इसकी कथा नागरिक लिपि के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 9 क्लास में इसमें कथा में दिया गया है, उस लिपि की जानकारी ले सकते हैं कि लिपि किस तरह से हमारे यहाँ आई है। तो हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? हम लोग है देवनागरी लिपि। हम लोगों की लिपि कौन है? देवनागरी। हमारे भी दोनों ने वर्ण का परिभाषा दिया है कि वर्ण पहले परिभाषित करते हैं। वर्ण का वर्ण बनाता अक्षर, जिस ध्वनि का टुकड़ा संभव नहीं से वर्ण करते। ध्वनि क्या हुआ है? हम जो किसी चीज से आवाज उत्पन्न करते हैं उसको ध्वनि कहते हैं। उसको फिर हम खंडित नहीं कर सकते, उससे हम जोड़ करके नया शब्द तैयार कर सकते, खंड नहीं कर सकते। इसलिए इसका परिभाषा है जिस ध्वनि का टुकड़ा संभव नहीं से हम वर्ण करते हैं। या दूसरी परिभाषा है कि शब्दों के मूल को हम, या वह मूल जिससे कि शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों का वह मूल रूप जिससे शब्द का निर्माण होता है। यानी अपनी परिभाषा अपने से व्यक्त कर सकते हैं कि शब्दों के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो अब है वर्ण। हमारे देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? वर्णों की कुल संख्या 52 है। और वर्णों की मूल संख्या दिखाया जाए, मूल संख्या कितनी है जो हमारे विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है? ये 44 की चर्चा करते हैं विद्वान, लेकिन हमारे आधुनिक में 52 की चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस वर्णों को हम क्या करते हैं? जब बच्चे से पढ़ते हैं, अंग्रेजी में 26 वर्ण है लेकिन हिंदी में 52 वर्ण है। इस 52 वर्णों को हमारे विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटा है। पहला का नाम रखा है स्वर और दूसरे का नाम रखा है व्यंजन। स्वर होता है अपना और अपना आवाज, अपनी आवाज जो कि स्वयं हम किसी बिना सहायता से बोल लेते हैं, वह स्वरवर्ण कहलाता है, ठीक है। तो स्वरवर्ण में है कौन कौन आते हैं? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अ। ये इतने वर्ण जो है 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये इसको 2 भागों में जब बांटते हैं, ये स्वर वर्णों की संख्या कितनी आती है? 13 और 39 व्यंजन वर्ण। ये स्वर हुआ, ये क्या हुआ? व्यंजन हुआ। और यदि इसके आधार पे करेंगे तो 11 और 33 हो जाता है। ये 11 और 33 के विभाजन में हो जाता है। यानी अब कहीं के मूल में 11 कैसे हुआ? ये 2 जो देख रहे अंग और आह, इसको हमारे विद्वानों ने क्या क्या अलग कर दिया। इसका नाम रखा है अयोग वाह। अयोग वाह। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि अंग आह को क्या कहते हैं, निम्न में से क्या कहते हैं, तो क्या लिखना आपको? अयोग वाह। ये मूल रूप से स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं लाया गया है, गिनती नहीं दिया गया है, इसको अयोग वाह कहा गया, याद रखिएगा। तो बचता कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारे स्वर वर्ण है, ठीक है। ये एक अपना दोनों, एक गोतिया अपना दोनों भाई है, ये एक गोतिया दोनों अपना भाई है, ये दोनों एक गोतिया अपना भाई, क्योंकि उच्चारण एक तरह का होता है। ये हल्का उच्चारण वाला है, ये जोर से, ये हल्का वाला, ये जोर से। हल्का को कहते हैं ह्रस्व और जोर को कहते हैं दीर्घ। 2 तरह का वर्ण है, हल्का वाला, जोर देने वाला, हल्का देने वाला, जोर देने वाला, हल्का वाला, जोर वाला, ठीक है। ये दोनों अपना अपना
दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, दोनों भाई है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं अपने से, किसी की सहायता करते है, जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं अपने से हो वह स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है ना। इसमें अ आ हरस्व ई दीर्घ ई, इसमें देखिए नाम उच्चारण इसमें हरस्व ई, ये दोनों ई है, दोनों का हम ई बोलते हैं। हल्का वाला ई को हरस्व ई, जोर वाला को दीर्घ ई, फिर दोनों को हम ऊ बोलते हैं, हल्का वाला ऊ और जोर वाला ऊ, जोर देने वाला ऊ। जब हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मती, तो हल्का उच्चारण पड़ता है तो हम हर्षी का दे दिए, और जब हम जोर पड़ेगा नदी, जोर पड़ा हम दीर्घी का देते हैं। जहां जोर से उच्चारण हो दीर्घी का, हल्का उच्चारण हो हर्षी का। जहां अमर हल्का उच्चारण हुआ ओ, उसका आमरण जोर पड़ा आर, यहां दो मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। उसी तरह हर्षोद्र में है, जैसे साधु हल्का उच्चारण हुआ हर्षु का दे दिया, अब वही उच्चारण का वधु जोर पड़ता है ध्रुव का देते हैं। जहां दो मात्रा का समय लेंगे, जोर पड़े ध्रुव का, हल्का उच्चारण हो, दोनों को ऊ बोलते हैं। साधु वधु दोनों में ऊ हुआ, लेकिन हल्का उच्चारण हुआ हर्षु का, जोश ध्रुव का। उसी तरह मती नदी दोनों में ई हुआ, लेकिन हल्का हुआ हर्षी का, जोर पर ये योग इसी तरह से हमारे विद्वानों ने प्रयोग करके हिज्जे को भी सुधारा है। हम लोग हिज्जे को जो लिखते हैं कन्फर्म नहीं रख सकते हैं कि हर्षी का है दीर्घी का है। यदि इसको आप ध्यान में रखें उच्चारण करते समय कि कहाँ जोर से उच्चारण होता है, कहाँ हल्का होता है, तो हमसे भूल नहीं होगी। इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा। इस तरह से स्वर वर्ण के कितने भेद हैं मैं इसको बाद में बताऊंगा। स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ह्रस्व पहला, उसके बाद दूसरा क्या है? दीर्घ, और तीसरा है, इसको प्लुत बच्चे में पढ़े होंगे आप, लेकिन अभी इसका नाम रखा गया है संयुक्त। ह्रस्व किसको कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या हल्का उच्चारण, जैसे अभी बताया, पहला ह्रस्व, ह्रस्व, ह्रस्व और ये भी ह्रस्व। उसके बाद दीर्घ, जिसका उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उसको दीर्घ वर्ण कहते हैं। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये तीनों क्या है? आपका दीर्घ स्वर वर्ण है। और ये जो देख रहे 4 को बचा हुआ है, ए ऐ ओ औ, ये आपका संयुक्त स्वर वर्ण में आ गया। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? जिस स्वर उच्चारण 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों के मिलने से बना हो। ये संधि में आपने पढ़ा है, संधि का वीडियो आप देखिएगा, उसे पता चल जाएगा कि ओ के बाद हर्षई दीर्घ रहने पर ए होता है, ओ के बाद ए रहने पर आय होता है, ओ के बाद हर्षों दीर्घ रहने पर ओ होता है, ओ के बाद ओ और रहने पर अ होता है। ये आपको पता चलेगा कि संयुक्त स्वर है या नहीं, उससे कन्फर्म हो जाएंगे आप। तो ये संयुक्त स्वर वर्ण है। आपको परीक्षा में करके पूछेगा संयुक्त स्वर वर्णों संख्या कितनी है, आपको 4 लिखना है। ठीक है, या ए ऐ ओ औ में से कौन सा स्वर वर्ण है, तो संयुक्त स्वर वर्ण लिखना है। इस तरह से आपको ह्रस्व के बारे में पूछेगा, दीर्घ बारे में। यदि आप कभी भूल जाए तो याद रखिएगा, अ आ ह्रस्व ए दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ उ री, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। अब अ ह्रस्व आ दीर्घ, ह्रस्व ई ह्रस्व दीर्घ ई दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ उ दीर्घ री ह्रस्व। तो ये ह्रस्व दीर्घ करते जाइए। आपको मान लिया जाए, पूछेगा कि ह्रस्व उ क्या होगा, तो उसमें उच्चारण अपने, और ह्रस्व उ उसी में नाम है उसका, दीर्घ उ उसी में नाम है। तो आ ह्रस्व ह्रस्व उ, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ऐसे भी निकाल लेंगे। इस तरह से आप कन्फर्म होकर के यदि पूछा जाए कि दीर्घ ई में से कौन सा स्वर वर्ण है, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त, इसमें से पूछेगा, आप अंगुली से जोड़ के निकाल सकते हैं या उच्चारण से ही पकड़ा जाता है। तो आप स्वर वर्ण के बारे में जान गए। अब आपको मैं बताऊंगा व्यंजन वर्ण के बारे में कि दूसरा व्यंजन वर्ण क्या है। दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से हो। इसका अकेला कोई उपाय नहीं इसका, यह स्वर की सहायता से होता है। ठीक है ना, स्वर की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो और व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो 11 के बाद 33 जो बचा, यानी इसको भी व्यंजन वर्ण जो है, जो बचा खुचा है 33 या 39 कहिए, ये जो बचा हुआ है ये व्यंजन वर्ण है, और ये इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श। अब स्पर्श क्या है? कवर्ग से लेकर पवर्ग तक का वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन कहलाता है।
कवर क्या है? क ख ग घ अंग को कवर कहते हैं, च छ ज झ य को चवर्ग कहते हैं, ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध को टवर कहते हैं, त थ द ध द को टवर कहते हैं, प फ ब म को कवर कहते हैं। 5 वर्ग है, 5 25 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण। आपको पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो 25। एक वर्ग में 5 टी होता है। ये कवर से पवर तक का सारा व्यंजन वर्ण क्या है? स्पर्श। स्पर्श क्यों नाम रखा गया? या कहीं न कहीं स्पर्श करके बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ, अंत अस्थ होना, अपने अंदर भी स्थित। तो कौन कौन अंदर भी स्थित है? य, र, ल और वो, ये चारों वर्ण को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। आपको पूछा जाएगा अंतस्थ वर्ण संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4 है। पूछेगा य, र, ल को कौन सा व्यंजन वर्ण कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा है आपका ऊष्म। इसका नाम ऊष्म क्यों रखा गया? जिस वर्ण को उच्चारण में उष्मा निकलता हो, मुंह से उष्मा निकलता हो, वायु निकलता हो, यह होता है तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंश स्वर और ह। ये उस वर्ण के अंतर्गत आता है। सौ बोलने के बाद देखिएगा मुंह से हवा निकलता है। ताला स्वर क्यों नाम रखा है? तीनों स्वर है, लेकिन अलग नाम क्यों रखा है? जिसका उच्चारण तालु से हुआ उसका नाम रखा तालव स्वर, जिसका उच्चारण मूर्धा से हुआ उसका नाम रखा मूर्धन्य स्वर, और जिसका उच्चारण जी में दांत सटने से हुआ उसका नाम दंश स्वर रखा है। और ह सिर्फ हवा निकलता है, ठीक है। तीसरे हकार की उत्पन्न होती है इसमें। तो ये तीनों स्वर जो है, दांत के बगल में तालु है, उसमें जी सटने पर ताला स्वर का उच्चारण होता है, जी ऊपर में सटने बाद मूर्धा में मूर्धन्य स्वर होता है, दांत सटने दंश स्वर होता है। इस तरह से ये चारों वर्ण क्या कहलाएगा? यानी उस वर्णों की संख्या भी 4 है। तालव स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंश स्वर को कौन सा व्यंजन कहते हैं? उस व्यंजन कहते हैं। अब इसको भी समझ गया। अब आप देखिए इसमें कुछ बच गया जिसको कि आपने नहीं देखा अभी। वो बचा कौन है? अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र। ये अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र जो है, ये चारों क्या है? आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसका नाम रखा संयुक्त व्यंजन वर्ण। जो व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हो, जो व्यंजन वर्ण 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों से मिलकर बना हो, वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यह अक्षर जो है वो हलंत और मूर्धन्य स्वर मिल के बना अक्षर। त्र तो हलंत और र मिलकर के त्र बना है, ठीक है। और जो हलंत और मूर्धन्य न मिलकर के क्या बना है? ज्ञ बना है। और स्व तालव स्व हलंत और र मिलकर के स्र बना है। ये स्र कैसे बना है? इसको क्या किया हमारे विद्वानों ने? तालव स्व में इसको काट दिया और इसको वेल्डिंग करवा दिया। इसको पकड़ करके वेल्डिंग हो गया। अब क्या किया? ये जो र देख रहे हैं, र का नियम है, ये र को आधा काट दीजिए। ऊपर वाला रेप लिखाता है और नीचे वाला जो ऐसे है ऐसे लिखाता है। आधा र का जहां उच्चारण होता है वहां रेप लिखाता है, जैसे द, र, प, न। तो ये जो र है इस पर रेप हो जाता है, र खत्म हो जाता है। ये हो गया दर्पण। इसका उच्चारण पहले होता है और बाद में लिखाता है, लेकिन आधा र के बदले लिखाता है। ये कन्फर्म हो जाइए इसको। और ये नीचे वाला जो नीचे लगता है कब? जब आधा अक्षर के बाद पूरा र रहे तब ये नीचे वाला नीचे से लेकर दोहरा संयुक्त हो जाता है। उसी आधार पर ये क्या हुआ? ये नीचे लगा दिया र का आधा। ये देखिए क्या बन गया? स्र। इसी से बनाया तालव स्व और र को जोड़कर स्र बनाया हमारे विद्वानों ने। इस तरह से ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इसमें एक वर्ण, 2 वर्ण और बचा है, ठीक है। 2 वर्ण बचा है, उसका नाम है र और अढ़। देखिए ये छूटा हुआ है, र और अढ़। हमारे विद्वान ने इसको व्यंजन वर्ण में जो नाम रखा है इसका अलग से रख दिया। इसका नाम है द्विगुण व्यंजन वर्ण। द्विगुण व्यंजन वर्ण कन्फर्म हो जाइए आप। पूछेगा निम्न से द्विगुण व्यंजन वर्ण कौन है? तो र या अढ़ को कौन सा व्यंजन वर्ण कहा गया है? ऑप्शन में दिया रहा है द्विगुण व्यंजन वर्ण। आपको इसी को कहेंगे, ठीक है। व्यंजन वर्ण में जो देख रहे हैं ये हलंत है, क, ख, ग। ये जो है अशुद्ध व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना। इसमें जब तक कि स्वर की सहायता, क्योंकि आप परिभाषा पढ़े हैं, जो स्वर की सहायता से जो बोला जाए व्यंजन कहलाता है। इसे स्वर की सहायता नहीं हुआ है। तो जितना भी आप लोग पढ़ा, जो आ और हंसई गई, वह उसी से स्वर वर्ण से ही मात्रा बनता है। आ से आकार, देखिए आ से आकार की मात्रा बना, हरस्वई से हर्षिकार की मात्रा बना, ठीक है। दीर्घई से
दीर्घिका का मात्रा बना, हर्षऊ से हर्षऊ का मात्रा बना। ये सब मात्रा जो है आप इसमें लगता है। जैसे अभी लिखेंगे क हलंत जोड़ हर्षऊ, ये मिलकर बन गया क हर्षऊ का ख हलंत जोड़ ए, ख का खे होगा। ये मात्रा जो है स्वर वर्ण ही बदल करके मात्रा बन जाता है और वह व्यंजन वर्ण की सहायता हो जाता है। इस तरह से कहीं भी आपको लिखा रहेगा कि ये चौ का चो, इसमें कहेगा कौन सा मात्रा लगा है, तो चौहलंत जोड़ ओ का मात्रा लगा है, ओ, ये चो हो गया, ओ की मात्रा लगा है। ठीक है, ओ ही बदल कर क्या हुआ, ओ का, ओ से ओ का। ये बच्चे क्लास में अक्षर बच्चे पढ़ते हैं, अभी पढ़े होंगे। आ से आकार, हर्षई सरसी का, दीर्घ दीर्घ का, हर्षौ सरसु का, दीर्घ दुर्गा, री से रीकार, ए से एकार, ऐ से आकार, ओ से उकार, ओ से उकार। वो सारे स्वर वर्ण ही मात्रा बन करके, तो मात्रा किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के बदले वे रूप को मात्रा कहते हैं, जो व्यंजन वर्ण की सहायता पहुंचाता है। ये आपकी सेवा में मैं ये सारी चीज बता दिया। यदि किसमें कुछ छूट गया हो, भूल चूक होगा, उसको क्षमा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मैंने तो पूरा बता ही दिया है। यदि आप अच्छा से वीडियो को देखेंगे शुरू से अंतिम तक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सच्चाई क्या है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज की मैं सेवा यही संपन्न करता हूँ। फिर अगले वीडियो में धीरे धीरे इसी तरह मैं देते जाऊंगा। आप मेरे वीडियो में लगे रहिएगा, शुरू से अंतिम तक पढ़ते रहिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। और यदि फायदा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।